गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। आज हम रूल नंबर 2 पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2004 का रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसमें मेनली डेफिनेशंस ऑफ द की प्रोक्योरमेंट टर्म्स की बात की गई है। देखें, अगर आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं और वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है और उसमें कोई भी सिंगल मिस्टेक आ जाए, तो वो आपके इदारे और आपके पर्सनल कैरियर के लिए एक ऑडिट ऑब्जेक्शन या नैब इंक्वायरी या ब्लैक लिस्टिंग की तरफ आपको ले जा सकती है। अगर आप इंजीनियर हैं, कोई कंसल्टेंट कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो मेरी ये वीडियो आपके लिए है। हमारे साथ एंगेज रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपको प्रोक्योरमेंट टर्म्स की डेफिनेशंस के बारे में बताएं और पेपरा रूल्स के बारे में बताएं। आप साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं जिसमें आप मुख्तलिफ रूल्स की वीडियोस इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद इमरान अजीज़ है। मैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ। मैं मेंबर हूँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स का। मेरे पास डिप्लोमा इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और टेंडर मैनेजमेंट में है, और मेरे पास 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये चैनल सिफ्टेक सिंप्लीफाइड आपकी सपोर्ट और आपकी सहूलत के लिए बनाया गया है, जिसमें हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट के मुख्तलिफ केस स्टडीज और रूल्स डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे पास मुख्तलिफ प्लेलिस्ट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाई हैं और फ्यूचर में भी काफ़ी बेहतरीन वीडियोस आपको मुहैया की जाएंगी, जिसमें हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू की है, ताकि आपको जॉब इंटरव्यूज और टेस्ट के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है, तो वो बुक्स रीडिंग की बजाय आपको वीडियो कंटेंट में वो मटेरियल अवेलेबल किया जाए। हमने यूएसए प्रोक्योरमेंट रूल्स के ऊपर भी वेरियस सेशंस किए हैं, जो कि हमारे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। तो प्लीज़ उनको भी विजिट कीजिए और उससे भी रहनुमाई हासिल कीजिए। आप अपनी सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, ताकि हम इनकरेज हों और मज़ीद बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। हम पिछली वीडियो में आपको पेपरा रूल का बैकग्राउंड, वो किस ऑर्डिनेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ, उसका टाइटल क्या था, लीगल स्टेटस क्या था, वो हम दिखा चुके हैं। और आपको वहां ऊपर लिंक भी मिल जाएगा, तो उससे आप उस वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं, जिसमें आपको बैकग्राउंड नॉलेज दिया गया है। आज की वीडियो में हम रूल नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। रूल नंबर 2 जो है वो डेफिनेशंस और जनरल प्रोविजंस के ऊपर मुश्तमिल है। इस रूल्स में मुख्तलिफ की प्रोक्योरमेंट टर्म्स की डेफिनेशंस पेपरा ने क्लियर कट लिख दी हैं, ताकि उसका मकसद ये है कि उसकी यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन हो। हर पढ़ने वाले बंदे को, चाहे वो जिस फील्ड से भी बिलोंग करता है, या वो इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, कंसल्टेंट है, या कोई भी कंपनी है, या गवर्नमेंट इदारा है, या अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर है, तो उसके लिए उस टर्म की डेफिनेशन वो क्लियर होनी चाहिए। कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी उसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ना करे, और इक्वल और फेयर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। इन सारी चीजों की वजह से पेपरा ने इन टर्म्स को क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है। इन टर्म्स में सबसे पहली जो चीज है वो पेपरा ने बता दिया है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या है, क्योंकि ये लफ्ज हमारे इन रूल्स में जगह बजगह इस्तेमाल होगा कि प्रोक्योरिंग एजेंसी। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी फेडरल पेपरा के अंडर, जब आप पेपरा रूल्स की बात करते हैं, यू आर ऑलरेडी अंडर द फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट, या पब्लिक मनी जो फेडरल खजाने से जो पैसा आया है, उसके अंडर आप काम कर रहे हैं। तो आपके ऊपर यही रूल एप्लीकेबल होंगे। कोई भी फेडरल मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, सेमी ऑटोनोमस बॉडी, या जो भी इदारा जो स्पेंडिंग कर रहा है गवर्नमेंट एक्सचेकर से या पब्लिक फंड से, वो प्रोक्योरिंग एजेंसी कहलाएगा। If the public money is involved, PEPRA rules applies even to autonomous body। अगर आप autonomous body हैं बट आपको फंडिंग जो है, या आपके प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग है, वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर से आ रही है, या बाज औकात ये भी होता है कि आपकी फंडिंग तो डोनर की तरफ से होती है,
बट वो चैनलाइज जब पब्लिक अकाउंट से होके आएगी, ईएडी के थ्रू आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पेपरा रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन भी, अगर आप गवर्नमेंट का इदारा डोनर फंड के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर पीपीआरए रूल्स, या उस सूबे के अंदर अगर प्रोजेक्ट है तो वहां पे उस सूबे के पेपरा रूल्स अप्लाई होंगे। तो इन टर्म्स में सबसे पहली टर्म जो पेपरा ने डिफाइन कर दी वो सीरियल नंबर ए के ऊपर है, और उसका नाम है बिड। तो चूंकि ये सारा प्रोसेस और सारी कहानी बिड के अंडर आ रही है, तो इसलिए पेपरा ने बिड को क्लियर टर्म्स के अंदर डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज बिड। पेपरा की डेफिनेशन के मुताबिक बिड मीन्स अ टेंडर और एन ऑफर इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन। दो चीजें होंगी, बिड क्या है, एक टेंडर है या एक ऑफर है। कौन करेगा ये ऑफर? किसी इनविटेशन के रिस्पॉन्स में ये ऑफर पुटअप की जाएगी। कौन करेगा? बाय अ पर्सन, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई कंसल्टेंट कर सकता है, कोई कंपनी कर सकती है, कोई फर्म, कोई कॉन्ट्रैक्टर और ऑर्गेनाइजेशन expressing his or its willingness to undertake a specified task at a price। तो इसमें 3 या 4 किस्म की मोटी मोटी चीजें पेपरा ने बता दी कि बिड एक ऐसा टेंडर या एक ऐसी ऑफर है जो किसी इनवाइट के रिस्पॉन्स में की जाएगी, किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इदारा या कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से की जाएगी, ठीक है, जिसमें वो अपनी विलिंगनेस शो करेगा to undertake or perform that specific invite or that specific scope of work which has been invited by the procuring agency, और उस बिड में वो अपनी एक प्राइस देगा। तो प्राइस का होना भी जरूरी है बिड के अंदर, और इनवाइट के अंडर होना चाहिए, और देने वाला तो कोई कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट या कोई इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है। तो आई होप कि बिड की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। ये एक ऑफर है जो किसी इनवाइट के रिस्पॉन्स में दी जाएगी किसी भी कंपनी की तरफ से, और उसमें वो अपनी विलिंगनेस शो करेगा एक प्राइस के अगेंस्ट, फ्री नहीं होगा। उसके बाद सेकंड टर्म है बी, बिडर। बिडर मींस अ पर्सन हु सबमिट्स अ बिड। वो जो बिड है उसको कोई पर्सन या कोई कंपनी या कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो सबमिट कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्सन को कहा जाएगा बिडर। बिड सबमिट करने वाला बंदा, पर्सन हु इज सबमिटिंग द बिड। उसके बाद टाइम एंड अगेन ये जो रूल्स हैं, चूंकि दीज रूल्स वर इम्प्लीमेंटेड एंड लॉन्च्ड इन 2004, 9 जून 2004 को एक सर्कुलर के एसआरओ के जरिए ये रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए, और उसके बाद टाइम के साथ साथ कुछ मजीद कवायद और उसूल मुरतब किए गए पेपरल की तरफ से, जो कि मुख्तलिफ किस्म के एसआरओस के जरिए सर्कुलेट होते हैं, और फिर ये इन्हीं रूल्स का एक हिस्सा बन जाता है, और अमेंडेड रूल्स सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। तो अब जो अमेंडेड रूल लेटेस्ट हैं उनमें ये 2 क्लॉजेस भी एडेड हैं, जो कि जिनमें से एक क्लॉज फर्स्ट वाली जो है वो 15 मई 2020 को एक एसआरओ के जरिए सर्कुलेट हुई, और सेकंड जो है वो 28 ऑफ जून 2021 को एक एसआरओ के थ्रू सर्कुलेट हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ब्लैक लिस्टेड। ये भी बड़ी कॉमन टर्म है जो आपने मुख्तलिफ प्रोक्योरमेंट सिनेरियोज के अंदर पढ़ी और सुनी होगी। ब्लैक लिस्टेड, कोई कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी कोई ब्लैक लिस्टेड हो गई, तो ब्लैक लिस्ट का मीनिंग है मीन्स अ बिडर दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द अथॉरिटी अनट्रस्टवर्दी after establishing the fact that the bidder was found involved in any corrupt and fraudulent practices or practice, or if the bidder is declared incapable of by the authority due to its established poor performance or failure performance during the execution of the contract, or if the bidder deviates from its prior commitment or declaration made regarding the bid or proposal submitted by the bidder। तो 3 किस्म की कंडीशंस लगा दी अथॉरिटी ने, और अथॉरिटी ने कहा कि वो कंपनी या वो पर्सन
अनट्रस्टवर्दी डिक्लेयर हो गया, ब्लैक लिस्टेड हो गया, जो क्या करेगा, एक तो करप्ट या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा, दूसरा इनकेपेबल डिक्लेयर हो जाएगा, तीसरा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फेल हो गया, जो उसने कमिटमेंट या डिक्लेरेशन सबमिट किया था बिड के साथ कि मैं इस काम को इस पीरियड में या इस क्वालिटी के साथ फुलफिल करूंगा इस टाइम के अंदर, तो वो उससे डेविएट कर गया या उस पे फेल हो गया। तो आफ्टर अ प्रोसेस, इसका अपना एक प्रोसेस है, ये नहीं कि जिसकी मर्जी हो किसी को ब्लैक लिस्ट कर दे। इसका अपना एक प्रोसेस है, अपील है, जो भी है वो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अथॉरिटी इसको डिक्लेयर करेगी किसी को ब्लैक लिस्ट। डिपार्टमेंट डायरेक्ट अपने तौर पे नहीं करेगा, बल्कि अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा और वो एक प्रोसेस के बाद उसको, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर करेगी। तीन चीजों के ऊपर, एक उसकी करप्शन में इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, एक उसकी इनकैपेबिलिटी के ऊपर, और तीसरा उसकी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर। और ये भी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा और फिर यूनिवर्सली होगा। मींस के अगर पेपरा ने किसी को वो कर दिया तो वो पूरे पाकिस्तान के फेडरल डिपार्टमेंट्स के लिए इनकेपेबल हो जाएगा या अनट्रस्टवर्दी डिक्लेयर हो जाएगा, किसी एक कंपनी के लिए या किसी एक मिनिस्ट्री के लिए नहीं। और इसी तरह अगर किसी सूबाई पेपरा ने उनको डिक्लेयर कर दिया तो वो उस सूबे के जितने भी वर्क्स डिपार्टमेंट या जितने भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के लिए अनट्रस्टवर्दी डिक्लेयर हो जाएगा। बी ए क्लॉज जो है वो कॉल ऑफ ऑर्डर, कॉल ऑफ ऑर्डर ये भी लेटर ऑन 2021 जून में ये क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये की टर्म है। इट मीन्स एन ऑर्डर प्लेस्ड बाय अ procuring agency under general terms and pricing on a range of goods under closed framework agreement without having a negotiated terms every time। कि कोई भी रिपीट ऑर्डर या कोई भी सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर जो भी हो, कोई कंपनी या कोई एजेंसी दे सकती है विदाउट निगोशिएटिंग द टर्म्स एवरी टाइम, किसी भी कंपनी को या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को या कंसल्टेंट को रिपीट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल इसमें सिंपल सी एक वो है कि किसी फेडरल एजेंसी ने एक इदारे को या एक कंपनी को अपनी हायरिंग के लिए टेस्टिंग एजेंसी के तौर पे सिलेक्ट किया। उसके साथ उसने एक एग्रीमेंट कर दिया और उसने फॉर फॉर सम पूल ऑफ द ऑफिसर्स के लिए उसने एडवर्टीजमेंट, और उस मिनिस्ट्री के लिए उस कंपनी ने टेस्ट कंडक्ट करा और उसमें मेरिट लिस्ट बना के अपना पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान फेडरल मिनिस्ट्री को कुछ और पूल ऑफ ऑफिसर्स की जरूरत पड़ गई। तो अब फेडरल मिनिस्ट्री के लिए दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि वो एक फ्रेश दोबारा से एक कॉल फॉर प्रपोजल या एडवर्टीजमेंट लॉन्च करे और फिर वो प्रोसेस जो नॉर्मली कम से कम 90 डेज का प्रोसेस होता है उसमें जाए और फिर से उसी कंपनी को या उसी तरह की इक्विवेलेंट किसी कंपनी को असेस करे और दो किस्म की कंपनीज के साथ दो किस्म के एग्रीमेंट्स निगोशिएट करे और अपने आप को एक बहुत बड़ी फटीक में डाले। या दूसरी ऑप्शन उसके पास ये है कि चूंकि वो प्रोसेस फुलफिल हो चुका है और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक अंडर एग्जीक्यूशन है या क्लोज नहीं हुआ, तो वो या एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था फॉर ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर, और उसमें उसको मजीद बंदों की हायरिंग की जरूरत पड़ती है मिनिस्ट्री को। तो उस सारे प्रोसेस से बचने के लिए जस्ट विदाउट निगोशिएटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस आप एक कॉल ऑफ ऑर्डर पर उसी कंपनी को इशू कर दें और अपने लिए टाइम और रिसोर्सेस बचत कर लें और इमीडिएटली वो कंपनी अपना प्रोसेस शुरू कर दे, बजाय इसके कि आप दोबारा से बिड्स लें और उस प्रोसेस को रिपीट करें। तो इस सारी फटीक से बचने के लिए एक नई क्लॉज 2021 में पेपरा ने एक इंट्रोड्यूस कर दी जिसको आप कहते हैं कॉल ऑफ ऑर्डर। ये उसी तरह रिपीट ऑर्डर या एडिशनल ऑर्डर के तौर पे वेरिएशन ऑर्डर टाइप की एक चीज है। उसके बाद बी क्लोज्ड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मींस एन एग्रीमेंट विद स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन विद एन एग्रीड प्राइस। कोई भी फ्रेम एग्रीमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाइड हो और प्राइस फिक्स्ड हो, किसी भी कंपनी के साथ ऑलरेडी किया गया हो, जो क्लोज लाइक साइंड एग्रीमेंट हो चुका है।
उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रोसेस या कॉम्पिटिटिव बिडिंग किसको कहते हैं, मींस अ प्रोसीजर लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट whereby all interested persons, firms, companies, organization may bid for the contract and include both national competitive bidding and international competitive bidding. competitive bidding का मतलब है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इंतहाई फेयर, ट्रांसपेरेंट और इकोनॉमिकल तरीके से कंडक्ट किया गया हो और उसमें मुकाबला हुआ हो या मुकाबले का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया था और उसमें मुख्तलिफ किस्म के पर्सनस, फर्म्स, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस ने हिस्सा लिया, बोथ नेशनल कम्पिटिटिव लेवल पे या इंटरनेशनल बिडिंग, दोनों केसेस में। तो इस प्रोसेस को मुकाबले के तौर पे होना चाहिए, मींस प्रोसीजर लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया आफ्टर अ सर्टन प्रोसेस। एडवर्टीजमेंट की गई, एवेल्युएशंस की गई, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बनी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनी, जो भी है, सारे प्रोसेस को कहते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग। सिलेक्शन नहीं है बल्कि बाकायदा मुकाबला होके बिडिंग प्रोसेस हो गया और दैट लेड टू द साइनिंग ऑफ द अवार्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर क्या है? नॉर्मल टर्म्स है, कोई भी पर्सन, कंसल्टेंट, फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हु अंडरटेक टू सपोर्ट गुड्स, सर्विसेज और वर्क्स। वो जो हमने बिडर कहा था, बिडर एज सच एक कॉन्ट्रैक्टर भी है, जो वो बिड या ऑफर आपको सबमिट कर रहा है किसी काम के लिए, तो उसको हम बिडर को कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर एक पर्सन भी हो सकता है, एक कंसल्टेंट भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म भी हो सकती है। किसी केस में भी इसको कॉन्ट्रैक्टर कहा जा सकता है और तीनों के लिए, गुड्स, सर्विसेज या वर्क्स, तीनों के लिए इसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा मुआयदा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, लाइक उसको लॉ की बैकिंग हो या रजिस्टर्ड हो, लॉ के अंडर, एफिडेविट के ऊपर हो और उसको फिर कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्कस या चैलेंज किया जा सकता हो। उसकी कोई भी पार्टी वॉयलेशन करे, उसके ऊपर अमल ना करे या उसको वॉयलेट करे, डेविएट करे, तो उसको दूसरी पार्टी कोर्ट ऑफ द लॉ में चैलेंज कर सके। ऐसे मुआहदों को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कुछ नॉर्मल मुआहदे भी होते हैं, कुछ बगैर इन्फोर्सेबल लॉ मुआहदे भी होते हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, उनको फिर जो भी है वो लोकल नाम दिए जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कोई भी मुआहदा हो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, ये तकरीबन पेपरा ने 5 किस्म की प्रैक्टिसेस का इहाता किया है अपने रूल्स में, जिनको वो कहते हैं कि ये सारे करप्शन और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में आ जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस shall be either one or any combination of the following practices। जो मुंदरजा झेल 5 प्रैक्टिसेस हैं, उनमें से कोई एक या दो या सारी, इन सब को मिला के उसको कहते हैं करप्शन एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर। पहली है कोरोसिव प्रैक्टिस, दूसरी है कोलूसिव प्रैक्टिस, करप्ट प्रैक्टिस, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस और अब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस। कोरेसिव मीन्स धोखाधड़ी करना, किसी को धमकी देना, हार्मिंग करना उसके साथ, कोई भी बेनिफिट या फायदा लेने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पार्टी की तरफ से या एक से ज्यादा पार्टीज की तरफ से, और उसके मुकाबले में उससे रॉन्गफुल गेन हासिल करना, इसको कहते हैं कोरोसिव प्रैक्टिसेस। कोलूसिव प्रैक्टिसेस, ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिनमें कोई एक या एक से ज्यादा प्रोक्योरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स या बिडर्स या जो भी पार्टीज हैं, वो आपस में कोल्यूजन कर लें, आपस में इत्तेहाद कर लें, आपस में आउट ऑफ द प्रोसेस जाके मिल जाएं और एस्टेब्लिश कर लें, और उसका मकसद ये हो कि एक रॉन्गफुल गेन प्लस जो प्राइसेस हैं उनको आर्टिफिशियल या नॉन कम्पिटिटिव लेवल के ऊपर रखने के लिए, उस कम्पिटिटिव प्रोसेस की जो प्राइसेस या वैल्यू है उसको अंडरमाइन करने के लिए या नॉन कम्पिटिटिव लेवल पे रखने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स या बिडर्स या पार्टीज आपस में
कोल्यूजन कर लें और फिर उनमें से एक या दो पार्टीज फ्रंट के ऊपर आके अपनी मर्जी के रेट्स डाल के किसी एक को विनर डिक्लेयर कर लें और आउट ऑफ द प्रोसेस जाके उन आपस में उनकी सेटलमेंट हुई हो। इस प्रोसेस को कहते हैं कोलूसिव प्रैक्टिसेस, और ये भी अंडर करप्शन और फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के अंडर आता है। तीसरा है करप्ट प्रैक्टिसेस। ये तो ब्राइबरी और किसी भी किस्म की गेन देना, किसी को ऑफर देना, किसी से कोई रिसीविंग ऑफरिंग, और डायरेक्टली लेना या इनडायरेक्टली लेना इन शेप ऑफ वैल्यू टू इन्फ्लुएंस द एक्ट ऑफ अनदर पार्टी। एनीथिंग ऑफ वैल्यू किसी से लेना, किसी को देना, किसी को ऑफर करना, ताकि उससे अन लॉफुल गेन हासिल किया जाए ड्यूरिंग दी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। उसके बाद फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, मिस रिप्रेजेंटेशन करना ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। कोई भी किसी कंपनी का नुमाइंदा बन जाए और उन कंपनी की फेक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके अपने आप को डिक्लेयर करे कि मैं इस कंपनी का नुमाइंदा हूं और उस प्रोसेस में हिस्सा ले। तो इसको भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के अंडर पेपरा ने डिक्लेयर किया है। उसके बाद दैट नोइंग एंड रेकलेसली मिसलीडिंग और अटेम्प्ट टू मिसलीड a party to obtain a financial or other benefit or to avoid an obligation। फाइनेंशियल या अदर बेनिफिट लेने के लिए आप उसको रेकलेसली मिसलीड करें किसी पार्टी को। और फिफ्थ वन है ऑब्स्ट्रक्टिव, किसी के सामने रुकावट बनना, किसी को धमकाना, किसी को हार्म पहुंचाना, किसी को थ्रेट करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ताकि वो इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का हिस्सा ना बने या इसका हिस्सा बने। अदरवाइज दोनों केसेस में दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं, और उस अल्टीमेटली वो प्रोसेस जो है वो इस चीज से, इस ऑब्स्ट्रक्शन से अफेक्ट हो। मे बी अगर किसी पार्टी के हिस्सा लेने से वो प्रोसेस कम्पिटेटिव हो जाता, बट किसी ने ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस इस्तेमाल करके उस पार्टी को मना कर दिया कि आप इस प्रोसेस में हिस्सा ना बने या आप इसमें बिड मत डालें, तो इस प्रैक्टिस को भी पेपरा ने डिफाइन कर दिया है कि ये भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिस है और ये भी करप्ट एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस के अंडर आती है। Then we have FA, cross debarred. Cross debarred we already discussed slightly uh, during previous टर्म ऑफ ब्लैक लिस्टिंग। क्रॉस डी बार का मतलब है कि अगर आप एक इदारे से डी बार या ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर हो गए, तो देन यू आर डिक्लेयर्ड फॉर ऑल द प्रोक्योरिंग एजेंसीज एज डी बार्ड। तो means a bidder declared by any procuring agency shall be considered as debarred by all the procuring agencies। So it's very clear। उसके बाद जी, emergency means natural calamities, disasters, accidents, war or operational emergencies which may give rise to abnormal situation requiring prompt and immediate action to limit or avoid damage to person, property or the environment। इमरजेंसी की सूरत हाल वो नेचुरल कैलेमिटी या वो डिजास्टर, एक्सीडेंट या ऑपरेशनल इमरजेंसी होती है जिसको एक तो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, प्लस उसमें कोई एबनॉर्मल सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जिसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स करना जरूरी है। और इस कम्पिटेटिव प्रोसेस या पेपरा रूल्स के अंडर जो भी लवाजमात हैं, जिसमें एडवर्टीजमेंट आ जाती है, जिसमें नोटिस पीरियड आ जाता है 15 डेज का, या जिसमें नंबर ऑफ बिडर्स का होना जरूरी करार पाया जाता है, या जिसमें और भी बहुत से आगे जाके हम बताएंगे कि क्या क्या लवाजमात करने पड़ते हैं किसी भी प्रोक्योरमेंट को कंडक्ट करने के लिए। तो इस सिनेरियो में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी है, कोई नेशनल वॉर डिक्लेयर हो गई, कोई एक्सीडेंट मेजर हो गया किसी जगह पे, और आपने इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है फॉर दी सेफ्टी ऑफ दी पर्सन, प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट, तो इस केस में वो गवर्नमेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करेगी, और वहां पे ये पेपरा रूल्स जो है वो फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एप्लीकेबल नहीं होंगे, और उस रिस्पॉन्स के लिए जो भी परचेज थ्रू पब्लिक मनी की जाएगी उसके ऊपर इन पेपरा रूल्स को लागू नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ दैट
specific period and specific emergency situation और इन स्पेसिफिक एरिया और डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए वो लगाई गई। इसकी एग्जांपल रिसेंट पास्ट में एक अभी फ्लड आया केपीके के कुछ एरियाज में, जिसमें 5 to 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे, स्वात, शांगला और दीर साइड पे, बुनेर साइड पे। तो वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उन्हीं 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की और वहां पे इमीडिएट रिस्पॉन्स किया पीडीएमए ने और वर्क्स डिपार्टमेंट्स ने फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड रेस्क्यू ऑफ द पीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड एनवायरनमेंट ऑफ द एरिया। तो उस केस में फिर पेपरा रूल्स या कैपरा रूल्स को सस्पेंड किया गया उस एरिया के अंदर। तो आई होप दिस इज क्लियर। अर्जेंसी एक डिफरेंट चीज है। अर्जेंसी वो डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है कोई अर्जेंट नेचर ऑफ द वर्क के लिए, और इमरजेंसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द लैंड डिक्लेयर करती है। Then we have GA, again this clause, and the next one GAA, both were introduced in 2020 and 2021 respectively. So ई-प्रोक्योरमेंट, ई-पैड्स, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में इसके ऊपर डिटेल में एक सेशन करेंगे। आई ऑलरेडी हैव मल्टीपल वीडियोस ऑन इंटरनेशनल बिडिंग प्रोसेस, स्पेशली फॉर कैलिफोर्निया, यूएसए। अगर आप वो देखना चाहें तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। वहां पे ई-पैड्स के थ्रू आप कैसे बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं इफ यू आर परसुइंग योर कैरियर एज अ फ्रीलांसर। सो इट is a must and a very important learning tool for you. उसके बाद ई प्रोक्योरमेंट, ये रूल 7A के अंडर जो है पेपरा ने अलाउ किया, या पेपरा ने एक नया प्रोसेस अडॉप्ट किया जिसमें वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज करके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को अलाउ कर रहा है, बट इसमें भी पेपरा रूल्स को फॉलो करना मस्ट है। उसके बाद GAA, force account, means the execution of procurement of small works and non-consultancy services through direct contracting with any state-owned entity. स्टेट अकाउंट, सॉरी, फोर्स अकाउंट का मतलब ये है कि आपने कोई छोटा काम ऐसे एरिया में करना है जहां पे आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं भेज सकते, और आपके लिए वहां पे या तो सिक्योरिटी रिस्क है या वो नेचर ऑफ द जॉब ऐसी नेशनल इंपॉर्टेंस या नेशनल सिक्योरिटी की मुतहम्मिल है कि उस पे आपने स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को ही कॉन्ट्रैक्ट देना है। तो आप इस केस में अंडर दिस क्लास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जा सकते हैं। आगे जाके हम इसको स्पेसिफिकली एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जाम्पल बहुत एक कॉमन सी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, मुल्क में जनरल इलेक्शन आ गए, और जनरल इलेक्शन के लिए आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करनी पड़ती हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आईनी इदारा है, बट स्टिल दे आर यूजिंग द पब्लिक मनी, सो पेपरा रूल्स उनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। तो लेकिन अब वहां पे सेंसिटिव नेचर का काम होता है, लाइक प्रिंटिंग ऑफ द बैलेट पेपर्स। अब प्रिंटिंग ऑफ द बैलेट पेपर ऐसी चीज है कि वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और उसके लिए उसकी सिक्रेसी और उसके लिए उसका उसकी लाइक सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप या इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता कि किसी प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस को वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दें आफ्टर दिस होल प्रोसेस, क्योंकि अब जब वो कम्पिटेटिव बिडिंग में जाएंगे तो फिर तो डेफिनेटली नेशनल प्रेस के अलावा भी तो बिडर्स आएंगे उसमें। लेकिन अब नेचर ऑफ द जॉब ऐसी है कि आपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो उस केस में वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं इलेक्शन कमीशन विद द नेशनल प्रेस। तो दूसरी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, कोई भी सेंसिटिव नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एटॉमिक एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो भी हैं, तो वो ऐसे केसेस में भी प्राइवेट फर्म्स के साथ जाना उनके लिए मसला होता है। तो वो नॉर्मली पब्लिक या स्टेट ओन एंटिटीज के थ्रू करते हैं काम। या फॉर एग्जांपल सीपैक के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, या ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें जो कि हाईली सेंसिटिव या हाईली उसके प्रोन सिक्योरिटी प्रोन जोन्स के अंदर हैं,
जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स जो है वो इनकारी होती हैं जाने के लिए या कोई बिड नहीं करता, तो उसमें फिर एफडब्ल्यूओ या एनएलसी की खिदमात हासिल की जाती हैं ताकि उनके पास कौमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ होता है और उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऐसा होता है कि वो उन एरियाज में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे काम करवाना गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट के इदारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे केस में एफडब्ल्यूओ या एनएलसी को भी ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में जा सकते हैं। अब उन इदारों के पास हैविंग रिसोर्सेज टू परफॉर्म द पर्टिकुलर असाइनमेंट एंड सब्जेक्ट टू ascertaining that it is cost and time effective, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो काम उनको देना कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और टाइम इफेक्टिव होना चाहिए। Then we have framework agreement, means a contractual arrangement which allows a procuring agency to procure goods, services, or works that are needed continuously or repeatedly at agreed terms and condition over an agreed period of time through placement of a number of orders. अब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जो कोई इदारा या जो कोई फेडरल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट करवाता है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे या रिपीटेड नेचर ऑफ द जॉब हो, उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और एट एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस और विद एग्रीड टाइम पीरियड। लाइक आपने अपने इदारे के लिए अपने ऑफिस के लिए डिस्पोजेबल वाटर की बॉटल्स रखवानी है जो कि डेली रिफिल होंगी, वीकली रिफिल होंगी और कंटिन्यूअस एक जॉब है पूरे साल के लिए। तो आप उस किसी भी ये प्रोसेस करेंगे और उससे एक आपने कंपनी फर्स्ट टाइम प्रोसेस करने के बाद एक कंपनी आपने शॉर्ट लिस्ट कर ली, उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको आप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तौर पे कर सकते हैं ताकि बार बार ये प्रोसेस आपको रिपीट ना करना पड़े और जस्ट आप उनसे वो रिपीटिव ऑर्डर इशू करके सामान ले लें। या कोई क्लीनलीनेस सर्विस आपने करवानी है ऑफिस के लिए, तो जो कि डेली का रूटीन का काम है वो होना ही होना है। या आपने पेपर परचेज करना है, स्टेशनरी परचेज करनी है ऑफिस के लिए, तो वो भी एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अंडर आप कर सकते हैं। जिस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट को फर्नीचर परचेज करना होता है, वो भी फ्रेमवर्क। अब हर स्कूल के लिए अलग अलग टेंडर लगाना या हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस के लिए अलग अलग टेंडर लगाना, तो वो बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव या टाइम इफेक्टिव नहीं होता। तो प्रोविंशियल लेवल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट करके दो या तीन सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर लेती है एज पर द जुरिडिक्शन ऑफ द एरिया। उस एरिया के अंदर उनको असाइन कर दिए जाते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो और स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी फिक्स होती हैं फर्नीचर की। आपको पता है कि प्राइमरी के लिए आपको बेंच डेस्क चाहिए, मिडिल स्कूल के लिए ये चाहिए, हाई स्कूल के लिए टैबलेट चेयर्स चाहिए, तो वो तो चेंज होनी नहीं है, तो इसलिए वो उनको लेना उनके लिए आसान और हेक्टिक आसान होता है और हेक्टिक नहीं होता, और पेमेंट टर्म्स भी प्रोसेस करना इजी होता है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को कहते हैं जो रिपीटिव नेचर के हों और कंटिन्यूअस हों और विद एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन और एग्रीड टाइम पीरियड हो, तो इनको कहते हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स। मोस्ट एडवांटेजियस बिड्स, ऐसी बिड्स जो सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव हो। इस प्रोसेस के बाद मिलने वाली बिड्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर और आपकी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के ऊपर पूरी हो जाए और आपके बजट और आपके टाइम पीरियड और सबको फुलफिल करती हैं, तो इसको मोस्ट एडवांटेजियस बिड कहा जाता है। अ बिड आर प्रपोजल फॉर गुड्स एंड वर्क्स एंड सर्विसेज that after meeting the eligibility and qualification criteria is found substantially responsive to the terms and condition as set out in the bidding or request for proposal documents। जिसमें बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपने क्राइटेरिया रखा या जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी, उसके नजदीक तरीन आने वाली बिड को मोस्ट एडवांटेजियस बिड कहा जाता है। एवेल्युएटेड एज दी अच्छा दूसरी इसकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट या सपोर्टिंग डेफिनेशन इसकी ये है कि हाईली हाईएस्ट रैंक्ड बिड होगी कॉस्ट क्वालिटी और टाइम या क्वालिफिकेशन को मीट करते हुए। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। उसके बाद ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट,
open means an agreement with specified terms and condition without any agreed price. इसमें टर्म्स एंड कंडीशन तो आपने लॉक कर दी होती हैं, लेकिन प्राइस जो है वो वेरी करती है। इसमें भी आप फॉर एग्जांपल वो कोई भी इसका हो सकता है कि जिस तरह आपने पीओएल का कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने इदारे के लिए, आपके इदारे की गाड़ियां हैं पिक एंड ड्रॉप के लिए या फील्ड वर्क के लिए, और उनका डेली बेसिस पे फ्यूलिंग होती है। अब फ्यूलिंग के लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया आफ्टर अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, आपने किसी भी एक पंप स्टेशन या फ्यूल स्टेशन के साथ अपना एक एग्रीमेंट कर लिया, तो टर्म्स एंड कंडीशन तो उनके साथ ऑलरेडी लॉक हो गए कि जी हम आपसे पेट्रोल लेंगे, डीजल लेंगे, मोबाइल ऑयल लेंगे, ये लेंगे, जो भी लुब्रिकेंट्स होंगे। बट प्राइस, पीओएल की प्राइस तो वेरी करिए हर 15 डेज बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो कोई भी पीओएल स्टेशन आपके साथ प्राइस लॉक नहीं करेगा डेफिनेटली, और ना ही आपकी तरफ से ये इंसिस्टेंस होगी कि यार मेरे साथ आप प्राइस करें, क्योंकि बाज औकात प्राइस गिर भी जाती हैं तो उससे आपके इदारे को नुकसान होगा। तो बोथ पार्टीज को सिक्योर करने के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं कि जिसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर एग्री हो जाते हैं, बट प्राइसेस जो हैं वो आप उसमें लिख देते हैं कि एज पर दी लास्ट 28 डेज प्राइसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या फलान डेट की जो प्राइस होगी फर्स्ट ऑफ ईच मंथ, या 28 नॉर्मली 28 की जो प्राइस है वो ली जाती है इंजीनियरिंग में। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ओपन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहा जाता है। ऑर्डिनेंस जिसके अंडर ये अप्रूव्ड है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में। ये 22वां ऑर्डिनेंस है 2002 का, जिसमें ये रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और इन रूल्स को कहा जाता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004, विच वर इंट्रोड्यूस इन जून 2004। उसके बाद प्रोक्योरमेंट असाइनमेंट means assignment of procurement functions of procuring agency to any public sector entity to perform such procuring function on behalf of the procuring agency for acquisition of goods, works and services or disposal of public assets. प्रोक्योरमेंट असाइनमेंट का मतलब है कि आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट को या अपने सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट को असाइन कर दें कि वो आपके बिहाफ के ऊपर प्रोक्योरमेंट कंडक्ट करे, और आपको वो गुड्स, वर्क्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दे, या आपके कोई एसेट्स हैं जिनकी ऑक्शनिंग करनी है तो आप उस काम में ऑक्शनियर या ऑक्शन का तजर्बा नहीं रखते, और आप किसी और डिपार्टमेंट को, ये पब्लिक डिपार्टमेंट को ये चीज असाइन कर दें कि वो आपके बिहाफ के ऊपर आपकी गाड़ियों की या आपके एसेट्स की ऑक्शन कंडक्ट करे। तो ऐसे काम को कहा जाता है प्रोक्योरमेंट असाइनमेंट, जब आप खुद वो काम ना करें बट आपके बिहाफ पे कोई और पब्लिक डिपार्टमेंट ये काम करे और आप उसको असाइन कर दें कोई भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट। Repeat order, very common terms. Repeat orders means procurement of the same commodity from the same source without competition and includes enhancement of contract. एक ही नेचर की चीज और एक ही सोर्स से लेनी है, बट कंपटीशन नहीं होगा, और उसकी क्वांटिटी या उसका स्कोप या उसका कॉन्ट्रैक्ट वो इनहेंस हो जाए, इसको कहते हैं रिपीट ऑर्डर। मतलब आपने एक कुछ काम असाइन किया और ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट कुछ और काम आ गए जो कि एक लिमिट के अंडर होते हैं, लाइक 15%, और आप उसको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना चाहते, बल्कि आप मेन कॉन्ट्रैक्टर को ही वो देना चाहते हैं वो काम, ताकि आपकी कॉस्ट भी बचे और आपका टाइम भी सिक्योर हो जाए और डबल प्रोसीजर से आपको ना गुजरना पड़े। तो ऐसे केसेस में फिर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो रिपीट ऑर्डर्स इशू कर देते हैं उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को। इसको वेरिएशन ऑर्डर भी कहा जाता है इन केस ऑफ वर्क्स, और इन केस ऑफ गुड्स ये रिपीट ऑर्डर कहलाते हैं। उसके बाद सप्लायर है। सप्लायर मीन्स जिस तरह हमने कॉन्ट्रैक्टर का पढ़ा, सप्लायर भी उसी तरह ही है। वर्क, सर्विसेज और गुड्स के केस में किसी भी किस्म की चीज सप्लाई करने वाले को सप्लायर कहा जाता है। अनसोलिसिटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल,
ऐसा प्रोजेक्ट प्रपोजल जो आपने एडवर्टाइज ना किया हो, उसको मांगा ना हो, बट कोई भी इदारा या कोई फर्म, कोई पर्सन आपको खुद से वो प्रपोजल या वो एक एक बीट कह लें या एक प्रपोजल कह लें, आइडिया कह लें, वो आपको सजेस्ट करे कि जी आप ये काम इस तरह से कर लें तो आपके लिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल होगा, और ये मेरा आइडिया है। और फिर आप उस आइडिया को ले लेते हैं और उसकी बेस पे आप अपने उस स्टडी की बेस पे आप अपने रूल्स और अपनी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके उसके बाद एक कम्पिटेटिव प्रोसेस में जाते हैं और फिर उसके लिए आप बिड्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रपोजल को कहा जाता है अनसॉलिसिटेड प्रोजेक्ट प्रपोजल। मीन्स एनी प्रपोजल कंटेनिंग अ यूनिक और innovative idea and approach, and the same is not submitted in response to any procurement request. कोई आइडिया, यूनिक आइडिया, ये जो आपको मिला है किसी भी कंपनी की तरफ से, किसी फर्म या पर्सन की तरफ से, और ये किसी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट नहीं मिला, प्रोक्योरमेंट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट नहीं मिला, बल्कि वॉलंटियरली उन्होंने खुद दिया है। However, is aligned with the mission and objective of the procuring agency and is subject to competitive selection process by soliciting counter proposals challenging the initiator's proposal in all the technical and financial aspects। ठीक है। However, ये आपके इदारे के मिशन और ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन है, और इसका अवार्ड जो है वो सब्जेक्ट टू कॉम्पिटेटिव प्रोसेस होगा, और इसमें कोई भी चैलेंजिंग प्रपोजल इनिशिएटर जिसने ये आइडिया दिया है उसके अगेंस्ट कोई भी प्रपोजल आ सकती है। उसके बाद वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है प्रोक्योरमेंट का, पब्लिक प्रोक्योरमेंट का। 1 रुपया भी आप कौमी खजाने का अनजस्टिफाइड तरीके से नहीं लगा सकते। जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझते हैं कि आपके लिए बॉल पॉइंट लेना जरूरी है, आप या आप समझते हैं कि आपके पास आपके लिए फलां लैपटॉप ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और उसकी सिक्योरिटी फीचर्स इतने हैं, बट अल्टीमेटली वो आपको डेफिनेटली कॉस्ट भी ज़्यादा करेगा। लेकिन कोई आपको ऑफर और भी आ सकती है, या सजेशन ये भी आ सकती है कि जी आप ये क्यों लेना चाहते हैं, आपकी तो इस नेचर की वो नहीं है, बट उसके लिए अगर आपके पास सॉलिड जस्टिफिकेशन हो तो तब आप उस प्रोसेस से निकल सकते हैं। मींस वो जो आप परचेज कर रहे हैं उसके लिए वैल्यू फॉर मनी का होना बहुत जरूरी है। वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट रिटर्न मिलना चाहिए फॉर ईच रूपी स्पेंट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, टाइमलाइंस, रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, upgrade ability, price, source, and combination of whole life cost and quality to meet the procuring agency's requirement। कौमी खजाने का 1 रुपया भी आप अनजस्टिफाइड तरीके से नहीं लगा सकते। It should give you the return in terms of quality, in terms of timelines, in terms of reliability, आफ्टर सेल सर्विस। जो भी आप चीज ले रहे हैं उसकी आफ्टर सेल सर्विस को आपने देखना होगा, उसकी रिलायबिलिटी को देखना होगा, टाइमलाइंस को देखना होगा, कितने टाइम में वो चीज आपको डिलीवर कर रहा है, किस क्वालिटी की चीज आपको डिलीवर हो रही है, उसकी अपग्रेड एबिलिटी उसके अंदर है या नहीं है। कोई आप लैपटॉप ले रहे हैं, वो क्या 6 महीने बाद दोबारा से उसका अपग्रेड वर्जन तो नहीं आ जाएगा और आपके सारा स्टॉक यूजलेस हो जाए और फिर आपको दोबारा से प्रोक्योरमेंट करनी पड़े। उसकी प्राइस आपको कितनी पड़ रही है, वो सोर्स क्या है, उसके अंदर जो पार्ट्स लग रहे हैं क्या वो पार्ट्स लोकली अवेलेबल होते हैं, उसके लिए फिर आपको इंपोर्ट में तो नहीं जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी फोटोस्टेट मशीन या कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट अपने इदारे के लिए ले रहे हैं, तो उसमें आफ्टर सेल सर्विस उसकी है नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और ये सब कुछ वैल्यू फॉर मनी के अंडर आ जाता है। इसको हम फ्यूचर में अगले वीडियो में कुछ और एक्सप्लेनेशन के साथ भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। अगले आने वाले वीडियोस में हम आपको प्रोक्योरमेंट की और रूल्स के ऊपर ब्रीफ करते रहेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था जिसमें हमने डिटेल में
मुख्तलिफ की टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोस में आप रूल नंबर 3, 4 और इसी तरह अगले तमाम रूल्स की सेपरेट वीडियोस देखेंगे। तो स्विफ्ट सिंप्लीफाइड के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपका कोई कमेंट सजेशन है तो वो ज़रूर हमें भिजवाइए कमेंट बॉक्स में। और हमें ये भी बताइए कि आप इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई ऑफिसर हैं, और हमारी वीडियोस को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड की जाए। हम टिकटॉक पे भी मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।